ब्लॉक में हम लोग एक एक करके टॉपिक में आगे चल रहे हैं। अब तक डी ब्लॉक के कई टॉपिक हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सब चीजों का बेस है। फिर उसके बाद आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, उसके बारे में बात हुई। फिर उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हमने मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की। तो ये जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं ये कुछ इस तरीके के हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि इसमें फैक्ट्स बहुत हैं। फैक्ट्स क्यों होते हैं? जो हमें मिलता है, जो कंपाउंड जिस तरह के हमें मिलते हैं अंडरग्राउंड जमीन में, जिस तरीके के हमें कंपाउंड मिलते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं कि वो हमें क्यों मिलते हैं, वो कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, या जमीन के अंदर वो तमाम तरीके के कंपाउंड जैसे क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, तो ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। ना कि ऐसा कि हम कोई कंपाउंड अपनी तरफ से बना लें। जहां पर ये बात आती है कि कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसे स्टडी करना है, तो ये बात आ जाती है फैक्ट की। फैक्ट मतलब हमें याद करना है। तो अब बात आती है कि कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। अब कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? अब देखिए, अगर हम बात करें लास्ट वीडियो लेक्चर को अगर आप स्टडी करोगे तो मैंने उसमें बात बताई थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, जो कि कंसेप्ट कहां लगता है? पी ब्लॉक में। उसको पहले ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर मैं शॉर्ट में उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है पी ब्लॉक में, और उसके पहले जो डी ब्लॉक है उसमें हमें पहले किसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल में एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं डी के लिए तो क्या होगा? पहले 4s2 है, फिर 3d10 है, और उसके बाद आता है 4px। x मैंने इसके लिए दिया p1 p2 p3 p4 p5 p6 तक हम जाएंगे। हमें जरूरत जो है वो कहां पर है? हमें इतने की बात करनी है, ठीक है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n+l रूल को फॉलो करता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। लेकिन जब हम रिमूवल की बात करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता कहां से है? आउटर मोस्ट सेल से। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 3d 1 to 10 यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ये मैंने ऐसे लिखे बेटा। थर्ड ग्रुप यानी D1, फोर्थ ग्रुप यानी D2, ये D के 10 ग्रुप लिखे हुए हैं। डी ब्लॉक के 10 ग्रुप लिखे हैं, यानी थर्ड से लेकर के 12 तक। ओके, तो ये D1 D10 और उसके बाद आता है 4s2। तो जब बेटा फिलिंग की बात करते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इस समय रिमूवल की। इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है बाहर, तो बाहर कैसे निकलेगा? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, यानी इसका मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर इसकी जरूरत है। तो अब देखिए यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखो न्यूक्लियस ये रहा, और ये हुआ इस सबशेल, और ये हुआ फोर्थ सबशेल। मैं इसकी बात कर चुका हूं आपसे। और जब बेटा ये ऐसी बात है तो क्या होगा? जैसे जैसे इस डी में ये 10 इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, आते गए तो यहाँ प्रोटॉन बढ़ते गए, और जब प्रोटॉन यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली इंगेज हो गया न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि मेरा बेटा डी जो होता है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी का। ये आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हो, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इस वजह से न्यूक्लियस टाइटली इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। यानी न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको टाइटली खींचता है, इनको निकालना मुश्किल होता है, तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो अब इसे हटाते हैं। तो ये हुआ डी,
कंपाउंड कौन बनाएगा? अरे कंपाउंड बनाने के लिए दम चाहिए, कंपाउंड बनाने के लिए दम चाहिए। दम क्यों चाहिए? जो भी एलिमेंट इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएगा, जो भी एलिमेंट इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच पाएगा, वही तो कंपाउंड बनाएगा, वही तो कंपाउंड बनाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं है बल्कि दे के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं इन्हीं के साथ अभी मैं बात कर रहा हूं उन एलिमेंट्स की जो इनके इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। कुछ ऐसे भी जो इनको दे के कंपाउंड बनाते हैं। तो अब इनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसके पास है? दो लोगों के पास है, हैलोजन और ऑक्सीजन, बस, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से सुनना और मैं यही याद करा दूंगा, बस कल सुनते जाइए। हैलोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो कि अच्छों का इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं। ओके, लेकिन इनमें से भी दो लोग ऐसे हैं जो कि काफी लोगों का इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, यानी जिनका इलेक्ट्रॉन नहीं भी खींच रहा होता है उनका भी ये दोनों मिलाकर खींच लेते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। और एक बात और बताएं, बहुत बढ़िया, जब बात चली रही है तो बताऊं मैं आपको कि फ्लोरीन तो सभी का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इवन दो वो ऑक्सीजन का भी खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। और ना माने तो देखें OF2, OF2 में ऑक्सीजन का +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका -1, ये रहा OF2। यानी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा इधर, एक इधर और ये +2, यानी आप सोचिए ऑक्सीजन अच्छों का इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन जब उसकी मुलाकात फ्लोरीन से हो जाती है, तो ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन बचा नहीं पाता, है फ्लोरीन ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्मली जो है ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए बहुत बढ़िया बात बताता हूं, बात यहां पर आई है तो बताता हूं कि अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं मैं तो ये OF2 बनता है, बैलेंस भी कर सकते हैं इसको, ये दिस इज द रिएक्शन। अगर इसकी बात करूं बेटा OF2 की, तो देखिए ऑक्सीजन यहां 0, यहां फ्लोरीन 0, यहां पर F का -1 और O का, दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो O का होता है +2। तो देखो बेटा यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का रिडक्शन। कहने का मतलब यहां पर बहुत ही अजीब सी बात है, ऑक्सीजन क्या करता है? सबका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीजन जिससे मुलाकात करता है उसी को आगे बढ़ा देता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे मुलाकात करता है उसी को आगे बढ़ा देता है, सबके गम ले लेता है, सबके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और सबको आगे बढ़ा देता है। लेकिन फ्लोरीन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। इन दिस रिएक्शन फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रहे, अगर कभी ये बात आए कि क्या ऑक्सीजन केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, ऑक्सीजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कब? जब उसकी मुलाकात फ्लोरीन से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैंने ये बताया फ्लोरीन जो है वो
ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दो लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो किसी के साथ भी कंपाउंड बनाने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत आराम से कंपाउंड बना लेते हैं। इवन दो बेटा आप ये समझ लीजिए कि इनर्ट गैसेस जिसमें ज़ेनॉन आता है, इनर्ट गैसेस के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, लेकिन इनर्ट गैस में ज़ेनॉन एक ऐसा है जिसके साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है ऑक्साइड्स, फ्लोरीन कंपाउंड बनाता है फ्लोराइड्स, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों मिलकर बनाते हैं ऑक्सोफ्लोराइड। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़ेनॉन जैसा एलिमेंट जो इनर्ट गैस है, लेकिन जब उसकी मुलाकात ऑक्सीजन और फ्लोरीन से होती है, यानी इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन से हो, फ्लोरीन से हो, या ऑक्सीजन फ्लोरीन से दोनों से एक साथ हो जाए, तो ज़ेनॉन भी कंपाउंड बना लेता है। वो भी नहीं बच पाता है इनसे, यानी ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और ज़ेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स। तो यहां पर मैं यही बात कहना चाहता हूं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये तो बनाएंगे, लेकिन और भी हैलोजन कुछ के साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो दो बातें क्या हुई, दो बातें मैंने भी बताई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हैलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके कंपाउंड्स बनाते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स को लिखा है कि एनसीईआरटी की जो टेबल दी हुई है हैलाइड्स की और ऑक्साइड्स की, वो मैं आपको अच्छे से याद करा सकूं, क्योंकि वही कंपाउंड पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको याद करने का, और धीरे धीरे कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैलाइड्स की बात करें। हैलाइड्स के लिए मेरा बेटा सबसे पहले समझिए, पहला सीधे सीधे आपकी तरफ आता है एक रीजनिंग कि स्कैंडियम के लिए कोई भी हैलाइड नहीं होता है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का हैलाइड नहीं होता है, जबकि आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सिर्फ +3 में होता है, लेकिन यहां पर वो भी कंपाउंड नहीं है, यहां पर कोई कंपाउंड स्कैंडियम का नहीं है। तो अब ये सवाल बन गया, पूछा जा सकता है क्या स्कैंडियम का कोई हैलाइड पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो बेटा इसमें है क्या? देखिए यहां तक एक सिंपल बात है, मैं इसकी बात कर चुका हूं, लेकिन यहां पर तेजी से बताता हूं। एक सिंपल सी बात है कि क्रोमियम तक, मैग्नीज तक इवन दो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स बढ़ते जाएंगे, यानी कंपाउंड्स बढ़ते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पांसिबल है शेयरिंग करने के लिए, यानी वेरिएबल कोवैलेंसी के लिए। s का जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखिए ये रहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से देखिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स लिखे हुए हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स हैं, अभी मैं लिख दूंगा। तो यहां पर +1 का कोई भी एलिमेंट, कोई भी हैलाइड नहीं है, +1 का कोई भी हैलाइड नहीं होता, ठीक है, +1 का कोई भी हैलाइड नहीं होता। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, +1 का कोई भी हैलाइड नहीं होता है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का कौन सा होता है? क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है, तो कॉपर का जो है वो हैलाइड होगा। क्लियर? तो ये इसको हम लोग नीचे उतार ले तो और अच्छा रहेगा बताने के लिए। ये यहां पर मैं इसको आपको समझाने के लिए मैं इस तरह मार्क कर देता हूं। क्यूप्रस, और इसको भी मैं एक कदम नीचे उतार देता हूं।
क्यूप्रस की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, क्यूप्रस में, ये हुआ। अच्छा, अब देखिए ये आया +2, तो अब मैं जो बताना चाह रहा था ये सब आप देख सकते हो, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जहां पे डिस्कस किया है उसको आप देख सकते हो, उस पे आप समझ सकते हो। तो ये जो है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मैंने भी कॉन्फ़िगरेशन बताया था, s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है, ये देखिए टाइटेनियम में मिलती, वैनेडियम में तो क्या याद रखेंगे, +1 किस में मिली, कॉपर में, ठीक है। +2 के कंपाउंड्स किस में मिले, सारे में एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम के अलावा सब में मिलते हैं, स्कैंडियम के अलावा बेटा सभी में मिलते हैं, ये ध्यान रखिए। +2 क्यों, क्योंकि S से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब S से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +2 आती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके +2। उसके बाद +3 में देखिए क्या क्या है, +3 में टाइटेनियम से शुरू होते हैं हम, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक नहीं होगा, अभी मैं याद करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये बेटा टाइटेनियम की बात करूं मैं, पहले टाइटेनियम के कंपाउंड्स आपको लिख के याद कराता हूं। +2 टाइटेनियम TiX2, TiX2 लिखा, X मतलब हैलोजन, X का मतलब क्या है, हैलोजन है बेटा, X का मतलब हैलोजन। अब ये मैंने यहां पर देखो एक मैंने मार्क बनाया है, इसको ग्रीन से कवर किया है, ब्लू को मैंने ग्रीन से कवर किया है। अभी बताता हूं, TiX2 उसके ऊपर लिखता हूं मैं TiX3 और यहां पर TiX4। इसमें मुश्किल क्या है बेटा, +2 +3 +4, TiX2 TiX3 TiX4, ठीक है। अब यहां पर देखिए वैनेडियम, वैनेडियम +2 यानी इसका मतलब VX2 VX3 VX4 VX5 VX5। अब देखिए अभी मैं इसमें हाइलाइट्स याद करा दूंगा आपको, फिर इसके बाद आता है क्रोमियम CrX2 CrX3 CrX4 CrX5 CrX6 +6। देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 और इसमें 5 है, 3 4 5, 3 4 5, क्या परेशानी है भाई, 3 इसमें हाइलाइट्स, 4 इसमें है, 5 इसमें, ठीक है। फिर इसको लिखता हूं मैं MnX2 MnX3 MnX4, पहले मैं इस तरह बताऊंगा फिर हाइलाइट्स बताता चला जाऊंगा, Mn, इसके बाद Fe X2 Fe X3
फिर कोबाल्ट X2, कोबाल्ट X3, इसके बाद निकिल NiX2, उसके बाद CuX2 और उसके बाद ZnX2। अब देखिए बेटा, जितना भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, उसको सारे इलेक्ट्रॉन पुल करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ी परेशानी की बात है, सारे इलेक्ट्रॉन पुल करना मुश्किल बात है। तो वो कौन कर सकता है? वो हैलोजन कर सकता है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी फ्लोरीन। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, यहां पर इस तरह बना रखा है, ये जो ऐसा मार्क किया है, ऐसा मार्क किया बेटा, वो फ्लोरीन के लिए है, यानी VF5, CrF5, F6, CrF5, MnF4, MnF3, कोबाल्ट के साथ COF3। ये जितने मैंने मार्क किए हैं, ये सारे के सारे जितना मैंने ऐसे कर दिए हैं, ये फ्लोराइड्स हैं बेटा। These all are fluorides, यानी these are only fluorides। अब पहले इस पे कंसंट्रेट करिए, ये सारे के सारे फ्लोराइड्स हैं और ये फ्लोराइड्स ही होंगे, फ्लोराइड्स के अलावा कुछ नहीं। अब पूछा जाए अगर आपसे वेनेडियम का कंपाउंड वो बताइए जो सिर्फ फ्लोराइड होता है, VF5 सबसे ऊपर वाला। क्रोमियम का वो फ्लोराइड बताइए, वो कंपाउंड बताइए जो सिर्फ फ्लोराइड होता है, 5 और 6, CrF5 एंड CrF6। Mn का बताइए जो सिर्फ फ्लोराइड होता है, MnF4। कोबाल्ट का सिर्फ फ्लोराइड होता है, COF3। इसका मतलब कोबाल्ट, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट, इसमें ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ फ्लोराइड होते हैं, सिर्फ फ्लोराइड होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, ये जो मैंने लिख दिए ये फ्लोराइड्स होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी हो सकती है जब उसके अंदर इतनी पावर हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सके, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सके, और वो फ्लोरीन है। यानी इसका मतलब ये ऐसा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सारे टाइटेनियम की बात करते हैं। सारे टाइटेनियम की बात करने का मतलब ये है कि TiX4 की बात करनी है, TiX2 की बात, TiX3 की बात करनी है, TiX2 की बात करनी है। देखिए बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने ऐसा साइन बनाया है, इस तरह का साइन जो बनाया है, ये साइन जो बनाया है, दिस साइन इज यूज्ड फॉर ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो साइन बनाया है, इसका मतलब टाइटेनियम के सारे हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स सारे मिलेंगे, FCl, Bri सब मिलेंगे। यानी इसका मतलब टाइटेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन को खींचना सबके बस की बात है, सभी खींच सकते हैं। यानी TiF4, TiCl4, TiBr4, TiI4, वो बात अलग है कि जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, जितना साइज बड़ा होता जाएगा हैलोजन का उतना स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन पॉसिबल सारे हैं, ऐसे TiX3 में सारे पॉसिबल हैं। लेकिन TiX2 में क्या है? TiX2 में सारे पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने साइन बनाया है उसके लिए मैं लिख दूं कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। देखिए इसके लिए कौन कौन से हैलोजन, इस साइन के लिए कौन कौन सा हैलोजन पॉसिबल है, ये देखा। TiX2 के लिए कौन कौन सा एलिमेंट पॉसिबल है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। +2 के लिए इसका मतलब TiCl2 पॉसिबल है, TiBr2 पॉसिबल और TiI2 पॉसिबल। अब देखो, अब कैसे याद करें, क्योंकि ये फैक्ट है बेटा, तो याद करना पड़ेगा। कैसे? अगर टाइटेनियम के हैलाइड्स आप
आप दिमाग में रखें तो 4 इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 4 इसके, 4 इसके, 3 इसके, यानी 4 और 4 8 और 3 11, यानी इसका मतलब 11 हैलाइड्स बनेंगे टाइटेनियम के। और इस तरह अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा, इस तरह ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। यानी टाइटेनियम के कितने हैलाइड्स होंगे, 4 फिर 4 फिर 3। 4 कौन से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहले वाले में यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्राई हैलाइड्स बनेगा, और TiH2 में सिर्फ 3 बनेंगे। इस तरीके से याद हो गया, टाइटेनियम में याद हो गया। अब वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम में आप देखिए, जो ये मैंने निशान बनाया है बेटा, ये जो निशान बनाया है, इसमें आप देखिए क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन नहीं हो सकता। देखिए अब आप ये कहेंगे आयोडीन कब नहीं हो सकता, आयोडीन इसलिए नहीं हो सकता, आयोडीन का प्रॉब्लम करता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, और आयोडीन का साइज बड़ा होने के वजह से वो बॉन्ड को मुश्किल से बनाता है। और फ्लोरीन क्यों मुश्किल से बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का टूटना मुश्किल होता है, इसलिए फ्लोरीन मुश्किल से बनाता है। आयोडीन का बॉन्ड बनना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल से बनाता है। फ्लोरीन के बॉन्ड का टूटना, F2 पहले टूटेगा तभी तो बनेगा बेटा, तो F2 का टूटना मुश्किल है, इसलिए जो फ्लोरीन और आयोडीन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर फ्लोरीन तो है, क्लोरीन तो है, ब्रोमीन है, लेकिन आयोडीन नहीं है। तो ये ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज, शेप पे भी डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है। यहां हमें याद करना है, तो हमें याद करना है वेनेडियम में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट VF5 सिर्फ फ्लोरीन में होती है, लेकिन जैसे उसके नीचे हम +4 में आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बोल बोल के याद करना पड़ेगा। अब बात आती है वेनेडियम ट्राइहाइड्राइड की, ऑल पॉसिबल, देखो मैंने यहां पे लिखा है ऑल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसा साइन, यहां भी ऑल, यहां भी ऑल। तो अब देखिए, अब ऐसे याद करिए कि इसमें टोटल हैलाइड्स कितने हुए, 1 + 3 + 4 + 4, यानी नीचे वाले दोनों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 4 8 3 11 और 1 12, यानी वेनेडियम में 12, 4 4 8 3 11 और 1 12। तो इस तरीके से वेनेडियम के हैलाइड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब वेनेडियम में VF5 सिर्फ होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन में लिखा हो कि which halide of vanadium is possible, फर्स्ट ऑप्शन VF5, सेकंड ऑप्शन VFCl5, VFBr5, VI5। अब आप जानते हैं VF5, ऐसा सवाल बन सकता है, नीट में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से सीधे पूछते हैं। तो ये सवाल, यानी वेनेडियम में पेंटा हैलाइड्स पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन का, बाकी नहीं। टेट्रा हैलाइड पॉसिबल है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, आयोडीन का पॉसिबल नहीं है। याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूं, इस तरीके से आप करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए वेनेडियम के ट्राइहैलाइड सारे पॉसिबल, ऑल 4, यहां पे ऑल 4, इसका मतलब 4 4 8 4 4 4 8 3 11 और 1 12, इसमें 12, बस बोल के याद करना। क्रोमियम आई, क्रोमियम में देखिए ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों फ्लोराइड हैं, यहां पे ऑल 4 4 8 4 12 और 2 14 11 12 14 11 12 and 14, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। यहां पे ऑल लाइक दिस। अब देखिए Mn में आइए, Mn में देखिए यहां पर 1 2 और यहां पर कितने ऑल, 4 5 6, ये ऑल, देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है ऑल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी MnCl2 हो सकता है, MnBr2 हो सकता है, MnF2 हो सकता है, MnI2 हो सकता है। लेकिन Mn की बात करेंगे अगर हम ट्राइहैलाइड में, सिर्फ फ्लोराइड, Mn ट्राइफ्लोराइड, मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड, बात समझ में आ रही है? ओके, ये रिपोर्टेड है, दिस इज रिपोर्टेड, ऑल दीज आर रिपोर्टेड। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं,
एज इट इज रिपोर्टेड। कोबाल्ट के बारे में बात करें 4 और 1 5। आयरन के बारे में बात करें, देखिए 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ये साइन मैंने बनाया है तो दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा साइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यानी इस केस में आयरन में FeI3 नहीं हो सकता, फेरिक आयोडाइड नहीं होता, फेरिक क्लोराइड होगा, फेरिक ब्रोमाइड होगा, फेरिक फ्लोराइड होगा, लेकिन फेरिक आयोडाइड नहीं होगा। यहां पे ऑल, फेरस के केस में सारे होंगे ऑल 4 और 1 5। अब देखिए यहां पर सॉरी 4 और 3 7, 3 होंगे इसके, 4 होंगे, 4 3 7, यहां पर होगा 4 और 1 5। निकल, निकल के केस में ऑल हैलाइड्स +2 की, यहां पर सिर्फ +2 होता है, सिर्फ +2। कॉपर मैंने बताया आपको। अब देखिए यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोराइड नहीं होता, क्यूप्रस का फ्लोराइड नहीं होता, क्यूप्रस का फ्लोराइड नहीं होता। यहां पर CuX2, CuX2। अब देखिए ध्यान से इसको, अगर आप देखें कॉपर के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं लिख दूं, अभी इसका लिखा नहीं गया है तो मैं लिख देता हूं, ये फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। CuX2, CuX में सारे होते हैं। आपको याद होगा कि एक मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर Cu++ को I2 से रिएक्शन कराया जाए I- से, तो क्या बनाता है Cu2 I2 और कॉपर। इस चीज को आप देखिए ध्यान से जरा, अगर हम रिएक्शन करें Cu++ का आयोडाइड से तो क्या क्या बनेगा, क्यूप्रस का बनेगा कंपाउंड Cu++, तो ये स्टेबल होता है। यहां पर देखो और मैंने लिखा है, यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन पॉसिबल इसका ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर देखिए Cu++, एक सेकंड, +2 -1 +2 -1, यहां पे -1, तो ये हो जाएगा I2 Cu++। देखो यहां पर कैसे सोचा, ये कॉपर Cu++ है, ये Cu++ जो है रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा तो I2 बनेगा। तो अब इसको आप कर लीजिए, बैलेंस कर सकते हैं Cu++ और यहां पे लिखा मैंने आयोडाइड ऐसे, और क्या हो जाएगा 2 और 2 4, ये हो गया 4, देखो बैलेंस हो गया। तो यहां पर क्या है कि अगर कॉपर क्यूप्रिक आयन लेंगे तो ये क्योंकि स्टेबल है Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड होता है, पॉसिबल है, क्यूप्रस आयोडाइड इज पॉसिबल, Cl Br इसमें पॉसिबल होता है। तो Cu2I2 प्रेसिपिटेट आउट और I2 निकल जाता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कॉपर सल्फेट को अगर Ki के साथ रिएक्शन कराया जाए, अगर कॉपर सल्फेट को Ki से रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, Cu2I2 बन जाएगा। जबकि आपको पता है कि Cu++ बहुत स्टेबल होता है, फिर भी क्योंकि इसका ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये स्टेबल है, इस वजह से लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसको, तो I2 बनता है, यानी जो क्यूप्रिक आयन है रिड्यूस होता है, I- ऑक्सीडाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, दीज आर द हैलाइड्स। कॉज क्या होता है कि हैलाइड जो होते हैं, हैलोजन जो होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकते हैं तो इतने सारे कंपाउंड बनते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्लोराइड में होती हैं, अगर होती है तो फ्लोराइड में होती है। तो वो फ्लोराइड में क्यों होती है, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है,
form the compound. तो ये मैंने कुछ इसको आपको एक्सप्लेन किया ZnH2 की अगर बात करूं तो इसमें सारे हैलाइड्स बनते हैं, जिंक फ्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक आयोडाइड, जिंक ब्रोमाइड सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक सीक्वेंस में जो आप वीडियो लेक्चर्स को रिविजिट करेंगे तो आपको बढ़िया से तैयार हो जाएगा। चलिए, अब ये तो हैलाइड्स हो गया हमारा। अब हम बात आती करते हैं ऑक्साइड्स में। बहुत आसान है, ऑक्साइड्स में हम कुछ ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमें हैलोजन में तो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ये डिस्कशन करना था। यहां तो सिंपल क्या है, ऑक्साइड के बारे में बात करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट बात, स्कैंडियम का सिर्फ एक ही होता है और वो होता है Se2O3। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्कैंडियम का एक ही ऑक्साइड है +3 Se2O3। चलिए, यहां से आपको आइडिया मिलता जाएगा। देखो +2 +3 +4 है ना, ऐसा है। हमें पता है कि O पे 2 माइनस होता है। अब अगर हमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो हमें ऑक्साइड बनाने में क्या मुश्किल भाई। हमें टाइटेनियम का पता है ना, क्या होता है +2 +3 +4 लिख देते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए TiO टाइटेनियम ऑक्साइड कैसे बेटा, +2 है, +2 +2 -2 TiO। अब यहां पर क्या हो जाएगा Ti2O3, यहां पे क्या हो जाएगा Ti4 यानी TiO2। ये ऑक्साइड से कितना आसान है, बस वहां से आप देखते रहिए, लिखते रहिए। अब देखिए +2 +3 +4 +5, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं वेनेडियम +2 VO, क्या परेशानी भाई, VO V2O3 VO2 V2O5, ये हो गया। क्रोमियम के बारे में +2 +3 +4 +5 +6। तो देखिए अब ऑक्सीजन में, इसमें आप एक क्रोमियम में आप देख लीजिए, यहां पर CrO लिखा मैंने, Cr2O3, क्या परेशानी, Cr2O3 CrO2 CrO3, यहां पर ये नहीं होता, हटा देते इसको, ठीक है। तो इसको जरा सा प्रैक्टिस करिए। देखिए अब स्कैंडियम में सिर्फ +3 होता है, स्कैंडियम में सिर्फ +3 होता है, स्कैंडियम में सिर्फ +3 होता है। टाइटेनियम में +2 +3 +4 होता है, वेनेडियम में +2 +3 +4 +5 होता है। क्रोमियम में याद रखिए जरा सा +2 +3 +4 +6 होता है, 5 नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Mn में आ जाइए, Mn +2 MnO, मैं यहां थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं तो डिफरेंस करने में, MnO Mn2O3 MnO2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है Mn2O7। Mn2O7 ऑक्सीजन की आदत होती है अच्छे अच्छों का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सारे खींच लेता है। Mn2O7 ये Mn2O7, यहां पर आप देखेंगे तो ये sp3 है और ये भी sp3 है। और खास बात ये है कि यहां पर ये भी ऑक्सीजन भी sp3 है, ये वाला सेंटर वाला वी शेप बनेगा, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये वी शेप। तो Mn के बारे में हो गया। तो MnO Mn2O3 MnO2 Mn2O7, तो ये हो गया। अब ये तो बहुत आसान है। Mn के बाद आयरन FeO Fe2O3, कोबाल्ट
के लिए इसमें ऐसे लिख देता हूं, FeO Fe2O3। तो अब FeO और Fe2O3 यानी इसका मतलब ये हुआ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। कॉपर की अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट में CO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकिल NiO, CuO एंड Cu2O एंड CuO और ZnO। ये हुआ, ये आपको मिल गए, आप ये ऑक्साइड्स मिल गए। अब ऑक्साइड्स के बाद एक बात और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में उन्होंने लिख रखा है कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स लिख रखे हैं। आपको पता है इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड मैं समझाना चाहता हूं आपको जरा पहले, एक मिनट देना मार्कर। जैसे मान लीजिए Fe3O4 लिखा मैंने, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो क्या आएगा? 3x 4 - 2 = 0 आया बेटा, तो x कितना आएगा? 8/3। अब 8/3 कैसे आ सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पूरे नंबर के साथ होना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं समझाने के लिए। हैलाइड्स के बारे में हमें बात करनी नहीं तो मैं इसको हटा देता हूं। तो मिक्स्ड ऑक्साइड को मैं ठीक से आपको समझा देता हूं। जैसे बेटा अगर मैं कहूं Fe3O4 तो यहां पर क्या होगा? 3x 4 - 2 = 0। x = क्या हो जाएगा? 8/3। अब आप सोचिए इस बात को कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो +1 2 तो +2, तो या तो ट्रांसफर होता है या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चाहे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो या कंप्लीट ट्रांसफर हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम इंटीजर में आना चाहिए। +2 -2 इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में थोड़ी आएगा। तो फ्रैक्शन में जब आएगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा और वो ऑक्साइड है तो मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकता है। मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे? देखिए अब जैसे यहां पे मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या है, देखिए ये FeO और Fe2O3 है, तो यहां +2 और यहां +3 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का +2 और यहां पर +3 पर यूनिट एटम है। आयरन का +3 पर यूनिट एटम है। 2 का कितना होगा? 2 +3 यानी +6। तो अगर +6 और +2 को ऐड कर दिया जाए तो +8 हुआ। तो ये +8 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ये किसके लिए आया? 3 आयरन एटम के लिए। तो 3 आयरन एटम के लिए +8, तो एक के लिए कितना आया? 8/3। तो ये जो 8/3 आया ये पर यूनिट एटम है, पर यूनिट एटम है ना बेटा? भाई अभी तो 3 लिया गया ना, 3x तो पर यूनिट एटम है, तो देखो यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8/3 आने का कारण क्या है? Fe3O4 इज द मिक्स्ड ऑक्साइड। अब ये सोचिए ऐसा लिखा क्यों गया? जमीन के अंदर फेरस ऑक्साइड मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है और Fe3O4 भी मिलता है। ये कहने का मतलब है, ये मैं कह रहा हूं कि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही Mn का भी है, Mn का भी होता है Mn3O4, सेम बिल्कुल Mn3O4 हो गया। और कोबाल्ट का भी होता है
Mn का भी होता है और कोबाल्ट का भी होता है। कोबाल्ट का होगा CO3O4, ठीक है, CO3O4। और हमें पता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो अब देखिए यहां पर भी +2+3, यहां पर भी +2+3, यहां पर भी +2+3। तो ये ऑक्साइड्स की बात हो गई। तो ऑक्साइड्स तो बहुत आसान हो गया, बस एक चीज अगर आप फंस सकते हैं, क्रोमियम का +5 का ऑक्साइड नहीं होता है, बाकी सारा का सारा हैलाइड से एज इट इज निकल सकता है। तो ये मैंने बताया आपको हैलाइड्स और ऑक्साइड्स। आप इसको अगर थोड़ा 2-4 बार ठीक से रिवाइज करेंगे तो आपको जितना भी एनसीईआरटी में लिखा है वो एज इट इज समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं जो मैंने कहा था कि वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, वो ये कि क्या डी ब्लॉक के मेटल्स, क्या मेरी बात सुना, क्या डी ब्लॉक के मेटल्स अपने कंपाउंड में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं? क्या डी ब्लॉक के मेटल्स अपने कंपाउंड में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? हाँ शो करते हैं, हाँ शो करते हैं। कब? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे? देखिए जैसे मान लेते हैं निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका मतलब कंपाउंड तो ये बनाता है लेकिन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है। ये आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा होगा कि क्या करता है, ये जो न्यूट्रल लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को इसको देगा, ये अपने लोन पेयर को इसे देगा। तो यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन, निकिल की भी और आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो होती है। तो ये इस तरह के कंपाउंड में डी ब्लॉक के मेटल्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये मैंने इसलिए यहां पर बताया क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसी जगह पर, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या इसको ये भी कहते हैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज और है कि जैसे आपने हैलाइड्स को देखा तो हैलाइड्स में फ्लोराइड बनाता है, तो फ्लोराइड जो होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, फ्लोराइड एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड भी नहीं कर सकता। यहां पर ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो Mn2O7 भी बना सकता है, इसीलिए वो Mn2O7 भी बना सकता है। तो जो हैलाइड्स की बात है वो MnF7 तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक जगह बात आती है कि अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो दोनों मिलकर के MnO3F ये बनाते हैं। अब देखो इसने क्या काम किया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन जो थे Mn के 6 इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी है डबल बॉन्ड बनाने की, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्योंकि हमने बॉन्डिंग नहीं बता रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ये ऐसा है,
अब देखो 2 2 4 और 2 6, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा इस तरह बन सकता है। तो ये कंपाउंड पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, एंड दिस इज ऑक्सोफ्लोराइड ऑफ मैंगनीज। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और आप इस पे ध्यान देंगे, इसको ठीक से तैयार करेंगे। ओके, नाउ गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।